हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 11th का आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश कोर, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आप सभी का 13 फरवरी 2026 को इंग्लिश का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है ना, इसी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाते हुए इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे सैंपल पेपर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और बच्चों, ये जो हमारा पार्ट 2 का वीडियो है ना, ये आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में अभी डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, इवन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बच्चों, जिसके आपके फाइनल के एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि इस पार्ट 2 की वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक देखना, अगर आप अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखो बच्चों, जो हमारा इस पेपर का पार्ट 1 था ना, उसमें हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी पूरा कर लिया था। अब जो हमारी ये आज वाली वीडियो है ना, ये हमारी पार्ट 2 की वीडियो है, जिसमें हम सेक्शन सी पूरा करेंगे। तो आप सारे बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे समझना चाहते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट लेने के लिए। और आप चाहें तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर देना। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के पार्ट 2 की वीडियो को। रेडी हो बच्चों पार्ट 2 को समझने के लिए? जल्दी बोलो जल्दी से, आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का सबसे पहला सेक्शन और इस वीडियो का सबसे आखिरी। ठीक है, सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स का, वो यहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी एक बात को गौर से सुनो। देखो, ये सेशन आपका कम से भी कम 1 घंटे तक का बनने वाला है। ठीक है, 1 घंटे तक का ये चलेगा। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को पूरा अटेंड करना, बिल्कुल एंड तक देखना। ठीक है, आपको मैं हर एक क्वेश्चन की, हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से, आसानी से समझाऊंगा, एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में, जिससे कि 11th क्लास का वो बच्चा जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है, जिसको थोड़ी बहुत आती है और जिसको अच्छे से आती है, सबको समझ में आ सके। ठीक है, बस आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 10th कहता है कि रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 3 मार्क्स। बेसिकली आपकी जो हॉर्नबिल बुक है उससे संबंधित आपकी जो पोएम्स हैं, ठीक है, तो उनमें से किन्हीं 2 पोएम के जो स्टैंजा हैं वो यहाँ पे ले लिए जाएंगे। जैसे ये पहली पोएम है यहाँ पे चाइल्डहुड वाली, पोएम नंबर 4। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चंस हैं 3 नंबर के। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी पोएम है लेबनियम टॉप, उससे लिया गया है ना। तो एक एक करके हम हर एक पोएम को पढ़ेंगे, उसकी लाइन का क्या मतलब है और उसमें क्या कहा गया है, सारी चीजें समझेंगे बड़े ही प्यार से, बड़े ही रिलैक्स के साथ में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो मेरे साथ आप इसको पढ़ना और जो लाइन में बोलूं, ठीक है, उसको ध्यान से सुनना, समझना क्या कहा गया। ठीक है, और ये एक रियलिटी वर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ है, आप इसे अपने आप से भी रिलेट कर पाओगे। कैसे? देखो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, लगता है वो किसी ऐसी जगह पे चला गया है जो भूल चुकी है। ठीक है, दैट्स हिडन इन अ इन्फेंट्स फेस, वो जो एक शिशु के चेहरे पे, एक बच्चा जो होता है ना इन्फेंट, उसकी चेहरे पे जो बचपना दिखता है वो छुपा रहता है। ठीक है, दैट्स ऑल आई नो, बस मुझे इतना ही पता है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो कवि है ना वो कहते हैं कि मेरा बचपन पता नहीं कहाँ खो गया है, ऐसी जगह चला गया जिसे ढूंढा भी नहीं जा सकता है। वो बचपन जो एक बच्चे के चेहरे में छुपा हुआ होता है, ये मुझे पता है ना। ये चीजें हैं। तो चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है, इट इन द सेकंड लाइन रेफर्स टू। ठीक है, यहाँ पे अभी एक आ गया ना कि इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस। तो यहाँ पे जो इट है ना, ये इट किसके लिए उपयोग हुआ है बच्चों? क्या ये पोएट के लिए हुआ है, ठीक है, या पोएट्स की मदर के लिए, या फिर पोएट का जो चाइल्डहुड है इसके लिए, या फिर पोएट्स फादर के लिए? तो बच्चों ये जो इट शब्द है ना, ये किसी सजीव वस्तु के लिए उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये किसी फीलिंग को यहाँ पे दर्शाता है।
तो फीलिंग यहाँ पे क्या है बच्चों, फीलिंग है यहाँ पे द पोएट्स चाइल्डहुड, है ना। तो ऑप्शन आपका जो ये सी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पूछा गया है कि वेयर हैज इट गॉन टू, यानी कि अब इट का मतलब क्या है बच्चों, अभी इट का मतलब हमने समझा चाइल्डहुड है पोएट का, तो ये कहाँ चला गया बच्चों, ये चला गया है सम फॉरगेटन प्लेस, ऐसी कुछ ऐसी जगह जो ढूंढी नहीं जा चुकी है ना, भूली हुई जगह कुछ इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, ये वैसे तो हो सकता है कि आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है, हो सकता है तो 1 मार्क्स में भी आ जाए, ठीक है, तो ध्यान से इसको समझें। क्वेश्चन है द पोएट थिंक दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हाई, यानी कि जो कवि है वो ऐसा क्यों सोचता है कि उसने अपना बचपन खो दिया है, तो वो इसलिए सोचता है द पोएट मार्कस नथिन फील्स दैट ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कवि मार्कस नथन को ये लगता है कि उसने अपना बचपन खो दिया है। क्यों? बिकॉज ही बिलीव्स दिस ही हैज लॉस्ट द इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ हिज चाइल्डहुड। जब हम बच्चे होते हैं ना, बचपना होता है, तो हमारे अंदर इनोसेंस होती है, यानी कि हम बहुत ही मासूम होते हैं, हमारे अंदर कोई छल कपट वगैरह नहीं होते, हम प्योरिटी होती है, हमारे अंदर पवित्रता होती है। When the poet was a child, he believed in existence of hell and heaven. जब पोएट बच्चा था, चाइल्डहुड में था, तब उससे इस बात पे विश्वास था कि स्वर्ग और नरक भी होता है। The poet also believed that true love exists only in adults. पोएट का मानना था कि जो यंग होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, उनके बीच में सच्चा प्रेम अभी भी होता है। एंड इन चाइल्डहुड ही हैड नो इगोइस्टिक टेंडेंसीज, यानी कि जब वो बच्चे थे तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी ईगो जैसा स्वभाव नहीं था। इसीलिए अब जब वो बड़े हो गए हैं तो अब उन्हें लगता है कि उनका चाइल्डहुड, उनका बचपना हो चुका है। ठीक है, ये चीज थी बच्चों। तो इस प्रकार से हमारी सबसे पहली पोएम जो थी चाइल्डहुड से संबंधित, ये स्टैंजा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। आगे डिस्कस करते हैं इसका अथवा वाला। ठीक है, तो अथवा वाला जो ये है बच्चों, ये लिया गया आपकी द लेबनियम टॉप से। ठीक है, तो मैं आपको सीधा का सीधा इसके क्वेश्चन आंसर को बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया बच्चों कि द गोल्डफिंच हैज परहैप्स विदाउट फूड टू फीड इट्स यंग वंस विच हैज फील्ड हर फैमिली विद एक्साइटमेंट एंड एनर्जी, विच पैराज ऑफ स्टैंजा सपोर्ट्स दिस व्यू। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को आप ना एकदम ध्यान से समझो तो आप इसका आंसर कर पाओगे मेरे हिसाब से। देखो क्या कहा गया है कि द गोल्डफिंच हैज परहैप्स विदाउट फूड टू फीड इट्स यंग वंस विच हैज फील्ड हर फैमिली विद एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। गोल्डफिंच शायद अपने बच्चों को खिलाने के लिए भोजन लेकर आई, ठीक है, घोंसले में, पेड़ के ऊपर, लेबनियम टॉप के ऊपर, जिससे कि उसका परिवार में जो उसके चूजे थे, जो बच्चे थे, उसको उत्साह मिला, उनके अंदर एनर्जी आई। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टैंजा में कौन सी लाइन है जो इसको सपोर्ट करती है? तो कौन सी लाइन सपोर्ट करती है बच्चों? इंजन ऑफ हर फैमिली। ठीक है, एक्साइटमेंट, एनर्जी किसकी वजह से आई उन बच्चों के अंदर? क्योंकि जो गोल्डफिंच है वो खाना लेके आई, खाना लेके आई, बच्चों को दिया, तो इस प्रकार से ये क्या है? वो अपनी फैमिली का इंजन एक तरीके से, है ना। तो सी वाला करेक्ट है। अब बच्चों एक चीज यहां पे मैं बता दूं, आपकी जो सपोर्टिंग मटेरियल है ना, अगर आपको मिल गई है या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें हर एक पोएम का जो पोएटिक डिवाइस है बच्चों, याद रखना, फिगर ऑफ स्पीच हो गया या फिर पोएटिक डिवाइस हो गया, इसको जरूर पढ़ के जाना। एक एमसीक्यू इससे जरूर आता है। ठीक है, पोएटिक डिवाइस का या फिर फिगर ऑफ स्पीच का एक एमसीक्यू जरूर आता है, इसको पढ़ के जाना। वेल, इस पोएम में, मतलब इन लाइनों में जो अभी हमारे ऊपर दी गई हैं, यहाँ पे उपयोग किया गया पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, कौन सा? पर्सोनिफिकेशन। अब एक क्वेश्चन है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये अपनी फैमिली के लिए एक इंजन है ना, तो इसी को हमें बताना है कि व्हाट इज द इंजन ऑफ मशीन एंड व्हाट इज इट्स फ्यूल। तो क्या है बच्चों? देखो, द गोल्डफिंच हैज बीन कॉल्ड द इंजन ऑफ हर फैमिली। ठीक है, क्यों कहा गया? क्योंकि देखो, जस्ट एज ए इंजन स्टार्ट्स अप द मशीन। ठीक है, जिस प्रकार से एक मशीन को चलाने के लिए इंजन का शुरू होना जरूरी है, उसी प्रकार से द गोल्डफिंच अराइवल इन द नेस्ट हैज सडनली स्टार्टेड द मशीन। जिस प्रकार से इंजन मशीन को चलाने के लिए इंजन का चलना जरूरी है, उसी प्रकार से
गोल्डफिंच जब नेस्ट यानी कि घोंसले में आती है तभी उसके बच्चों में उत्साह एनर्जी भरती है। द यंग वंस इन द नेस्ट हैव स्टार्टेड मेकिंग नॉइस। जो बच्चे होते हैं जैसे ही देखते हैं ना कि गोल्डफिंच उसकी माँ आ गई है तो एकदम से वो नॉइस करना शुरू कर देते हैं ना, इसलिए। द फ्यूल ऑफ द इंजन इज फूड, यानी कि जो इंजन है उसके लिए फ्यूल क्या है, खाना क्या है, वो है उसका फ्यूल, ठीक है। लेकिन गोल्डफिंच के लिए क्या है, वो जो खाना लेके आई है अपने बच्चों के लिए, चिक्स के लिए, वो है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका सेकंड पोएम वाला। ओके, देखा, एकदम इजी से इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो अब आएगा हमारा अगला पार्ट, और ये है आपके हॉर्नबिल के चैप्टर से संबंधित। नहीं नहीं नहीं, ये उससे है, क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, उसी से है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 3 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको एक पैसेज दे दिया गया है। अब इस पैसेज में क्या कहा गया है तो उसको पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम अबाउट 6 PM विद एन ओमिनियस साइलेंस, यानी कि क्या बोलते हैं, जो आने वाली आपदा का संकेत है वो कब मिला था, शाम को लगभग 6 बजे के आसपास, जो कि एकदम सन्नाटे में था, ठीक है। द वाइंड ड्रॉप्ड, एकदम से हवा कम हो गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रो डार्क, स्काई जो था आसमान उसमें तुरंत अंधेरा छा गया। देन केम अ ग्रोइंग रॉर, और बादलों में गर्जना शुरू हो गई। एंड एन एनोमिश क्लाउड टुवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, यानी कि जहाज के पीछे एक विशाल सा मतलब बादल सा छा गया था। विद हॉरर, जो कि बहुत डरावना लग रहा था, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीजें हैं। अब इसको ना क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर, जो आपदा आई उसका सबसे पहला संकेत कब आया या फिर क्या था। तो सबसे पहला संकेत क्या था बच्चों, अराउंड 6 PM व्हेन वाइंड्स ड्रॉप्ड एंड स्काई ग्रो डार्कर, यानी कि जो आपदा आई उसका सबसे पहला इंडिकेशन कब मिला था, तकरीबन 6 बजे के आसपास शाम को, जब हवाएं धीरे हो गई थी लेकिन आसमान में अंधेरा छा गया, बादल छा गए थे, गर्जना हो रही थी, है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे है बच्चों कि व्हाट वाज द एनोमियस क्लाउड दैट द नरेट्स स्पीक ऑफ, ठीक है। तो ये जो एक वर्ड है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, एक बहुत ही बड़ा बादल टाइप में, तो ये किसको दर्शाता है, क्या ये एक वेव को दर्शाता है, क्लाउड को दर्शाता है। तो अभी जो एनोनिमस क्लाउड है वो क्या है बच्चों, ये एक बहुत बड़ी वेव की है, वेव को दर्शाया गया है, ठीक है, एक बहुत बड़ी वेव को दर्शाया गया। बच्चों को लगेगा क्लाउड है, लेकिन क्लाउड नहीं, वेव को बताया गया यहाँ पे, ठीक। अब एक क्वेश्चन है बच्चों इसी चैप्टर का कि ये जो लाइन है, वी आर नॉट अफेयर्ड टू टाई हु स्पीक्स द वर्ड्स एंड व्हेन, तो चैप्टर का नाम जो है वो आखिर कब और किसने कहा, ठीक है। तो द नरेटर सन जोनाथन, ठीक है, लेखक का जो बच्चा था जोनाथन, जो कि तकरीबन 6 साल का था, मेड दिस रिमार्क, उसने ये बात कही थी, कब कही थी, व्हेन हिज फादर वेंट इनटू कंफर्ट द चिल्ड्रन बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफेयर्ड ऑफ डाइंग इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सुई एंड आई, ठीक है, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम एक साथ हैं, मैं, मम्मी, सुई और आप पापा, है ना। ओके, तो इस तरीके से बच्चों जो हमारा पहला चैप्टर था, ठीक है ना, या फिर पहला पार्ट के लीजिए 11th का, वो यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर वाले की, और ये है हाँ, डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस, ठीक है। बेसिकली देखो, अभी आपको मैंने इसमें जो आपके पहले 2 से 3 चैप्टर उसके करवा दिए, आगे के आने वाले 3 से 4 जो सैंपल पेपर होंगे ना, उसमें आपको जो आखिरी के आपके 2 से 3 चैप्टर हैं उनके करवा दूंगा, ठीक है। एग्जाम पास में होंगे और आप ताज़ा ताज़ा याद करोगे लास्ट के चैप्टर का, तो आपको बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको मैं सीधा का सीधा क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू करता हूँ, आप चाहो तो इसे पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जब आंसर बताऊंगा तो आपको बता दूंगा कहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि हु सेड, ये कथन किसने कहा, द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, तो टुट की मम्मी है वो बहुत ही खराब हालत में, क्यों, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, कार्टर ने 1920 में जो किया उसकी वजह से। तो ये कथन किसने कहा है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे
द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, सेड बाय जाही हवास, है ना। तो बस हो गया आंसर, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें पूछा गया है व्हाट इज मीन बाय हॉस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ जो प्राचीन काल में जल्दबाजी में लूट ली जाती है या फिर कुछ इस तरीके से, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब देखेंगे तो आर्टिकल्स एंड आर्टिफैक्ट्स दैट वर ब्यूड विद टुट्स बॉडी वर फाउंड टू बी कंप्लीट, यानी कि टुट के शरीर के साथ दफनाए गए सामान और कलाकृतियां पूरी पाई गई। हाँ, ये ठीक है। द टॉम्ब ऑफ टुट इज रैंसैक्ड एंड इन वेरी बैड कंडीशन, टुट की कब्र को तहस नहस कर दिया गया था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। या फिर टुट्स ट्रीशर आर एंटीक एंड वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, टुट के ऊपर प्राचीन और बहुत महंगे हैं, ये चीज़ है। या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सभी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो मेनली आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, वो होना चाहिए ए वाला। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ना वो ए वाला होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है बच्चों, फटाफट से इसका कमेंट करें आंसर। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। बाकी इंग्लिश में अगला आ जाएगा कि व्हाट स्टार्टलिंग फैक्ट वाज रिवील्ड अबाउट टुट इन 1968। 1968 में टुट के बारे में ऐसा कौन सा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। तो 1968 में क्या हुआ था बच्चों, इन 1968 टुट्स मम्मी वाज एक्सरेड, क्या हुआ था, उसका एक्सरे किया गया। इट रिवील्ड a startling fact that the breast bone and the front ribs were found missing in the chest, यानी कि जब एक्सरे हुआ तो चौंका देने वाली बात ये सामने आई कि छाती में जो छाती की हड्डी है और आगे की पसलियां वो गायब थी। इट सजेस्ट दैट टुट्स माइट नॉट हैव डाइड अ नेचुरल डेथ, ही कुड हैव बीन मर्डर्ड। इससे ये पता चला एक्सरे की रिपोर्ट से कि ये प्राकृतिक तौर पे नेचुरली इसकी डेथ नहीं हुई है, इसका मर्डर किया गया था इस टुट का। ठीक है, ये चीज़ें थी टुट की मम्मी का। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे दोनों चैप्टर हो गए। आगे बात करेंगे बच्चों अगले वाले की। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और फिर से वही रीड दी फॉलोइंग एक्सटेट्स केयरफुली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और ये 4 नंबर का है बच्चों। ठीक है, जिसमें कुछ एमसीक्यू होंगे और कुछ आपके वैसे रहेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। मिस डॉर्लिंग ओपन्स द डोर एंड इज सरप्राइज टू सी द नरेटर। डॉर्लिंग ने जैसे ही दरवाजा खोला वो सरप्राइज हो गई नरेटर को देख के। व्हेन द नरेटर इंट्रोड्यूस हरसेल्फ शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर। जब नरेटर ने कहा कि मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त, मतलब जो दोस्त थी उसकी बेटी हूँ, है ना, तो वो उसने बोला डॉर्लिंग ने, मैं नहीं जानती तुम्हें। परहैप्स मिस डॉर्लिंग was not expecting that she would ever return after the war। ठीक है, डॉर्लिंग को लगता था कि अब कहाँ ही आएगी वो वापस से, उसकी बेटी या जो भी है अब कहाँ आएगा, उसे पता ही नहीं होगा कुछ भी, है ना। तो वो सोचती थी कभी नहीं आएंगी लौट के, ये चीज़ें थी। तो चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई मिस डॉर्लिंग सरप्राइज्ड व्हेन ही ओपन्स द डोर। क्यों सरप्राइज हो गई थी, टू सी द नरेटर। ठीक है, किसको देख के, नरेटर को देख के वो सरप्राइज हो गई थी। ठीक है, अगला द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ पोस्ट वॉर ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट। अर्थात ये जो स्टोरी है बच्चों, क्या नाम है, द एड्रेस, ये क्या है कि युद्ध के बाद में जो ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट होती हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखेंगे कि वॉर इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। वॉर जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन समय माना जाता है। नो वन लाइक वॉर्स, किसी को भी बड़े युद्ध पसंद नहीं है, बड़े क्या युद्ध ही नहीं पसंद है। क्यों, क्योंकि इससे ब्लॉगिंग्स जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं, वो छूट जाती हैं, खो जाती है, घर खो जाते हैं, जिंदगियां खो जाती हैं, है ना। तो क्यों कहा गया है इस स्टोरी को पोस्ट वॉर ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट, इन सभी वजह से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब नरेटर पहुंचती है डॉर्लिंग के घर पे, ठीक है, तो हाउ डिड मिस डॉर्लिंग्स डॉटर, तो डॉर्लिंग की जो डॉटर होती है वो किस तरीके से नरेटर को ट्रीट करती है। तो अनलाइक मिस डॉर्लिंग, द डॉटर इन्वाइटेड द नरेटर इनसाइड हर हाउस, शी ऑफर्ड हर अ कप ऑफ टी। ठीक है,
डॉर्लिंग को पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी डॉर्लिंग की डॉटर ने इनवाइट किया नरेटर को घर के अंदर और एक कप ऑफ टी भी ऑफर की। ठीक है, तो ये ट्रीट किया इस तरीके से। उसके बाद दिस शॉर्ट स्टोरी द एड्रेस इज टचिंग अकाउंट ऑफ, यानी कि टचिंग अकाउंट फॉर, यानी कि जो आपकी स्टोरी है ना द एड्रेस, ये बेसिकली ये किस तरीके का वृतांत है, क्या बताया गया है इसमें। तो दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ टचिंग अकाउंट ऑफ अ डॉटर who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland। ये एक लघु कथा, एक बेटी के दिल की मार्मिक कहानी है जो युद्ध के बाद अपनी माँ के जो सामान वगैरह थे उसको तलाशने के लिए हॉलैंड जाती है। ठीक है, ये चीज़ें थी बच्चों, आगे समझ अच्छे से। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं अगले वाले को। तो ये है आपकी पोयम। अब आप कहोगे सर ये स्नैपशॉट में पोयम कहाँ से आ गई। तो स्नैपशॉट में ना जो आपका चैप्टर नंबर आई थिंक 5वां या 6ठा, ओल्ड बुक के हिसाब से 8वां है, द टेल ऑफ मेलन सिटी, वो एक चैप्टर नहीं बल्कि एक पोयम है। ठीक है, और इसकी लाइनें कुछ यहाँ पे दी गई हैं। मैं आपको सीधा क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन है सबसे पहला, वेयर इज द किंग बिलोंग्स हु लोस्ट हिज क्राउन द किंग ऑफ, यानी कि सिंपल सा बताना है वह राजा कहाँ से संबंधित है जिसने अपना ताज खो दिया था। ठीक है, किससे संबंधित है बच्चों, सिंपल सी बात है सर जी, ये तो मेलन सिटी से ही संबंधित है, द टेल ऑफ मेलन सिटी, है ना। दूसरा, ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड एमसीक्यू क्या कहता है, द किंग वाज गोइंग टू एडिफाई द स्पेक्टर्स, यानी कि किंग जो था वो उपदेश देने के लिए जा रहा था। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, तो उसी टाइम क्या हुआ, उसी टाइम हिज हेड कोल्डेड विद एन आर्च, उसका सिर एक किसी मेहराब से जाके टकरा गया और उसी पे राजा का जो ताज था वो नीचे गिर के टूट गया। व्हाट डज द वर्ड ग्लोज मीन, ये जो शब्द है फांसी, इसको यहाँ पे किस रूप में उपयोग किया गया है। ठीक है, तो फांसी को किस रूप में उपयोग किया गया बच्चों, ये है एक वुडन फ्रेम, किस रूप में, एक वुडन फ्रेम के रूप में इसको उपयोग किया गया है। किस रूप में बच्चों, वुडन फ्रेम। ठीक है, अब एक आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद में फिर हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ किंग वाज द वन हु रूल्ड ओवर द स्टेट, व्हाट डिड ही प्रोक्लेम, राज्य पर शासन करने वाला जो राजा था वो कैसा था और उसने क्या घोषणा की थी अपने राज्य में। तो द किंग ऑफ द स्टेट वाज जस्ट एंड प्लीस्ड, राज्य का जो राजा था वो न्यायप्रिय था और शांति वाला था। फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, मजदूरों के कल्याण के लिए ही प्रोक्लेम्ड, उसने घोषणा की, दैट एन आर्च शुड बी बिल्ड अ विच वुड एक्सटेंड अक्रॉस द मेजर थ्रूफेयर, मजदूरों के कल्याण के लिए उसने घोषणा की कि एक मेहराब बनाया जाना चाहिए जो कि मुख्य मार्ग तक फैला हो। ठीक है, जिससे कि मजदूरों को भी आसानी होगी हर एक चीज में, मुझे भी होगी, कुछ इस तरीके से बातें कही गई थी। ठीक है, तो ये आपके दोनों ही चैप्टर हो गए। चलो आगे डिस्कस करेंगे अब हम अगले क्वेश्चन को। चलिए अब यहां पे शुरुआत होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि आंसर एनी टू आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स 3 into 6 मार्क्स, यानी कि सिंपल सी बात है 3 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन हैं तो 4, बट आपको किन्हीं 2 के आंसर देने, और बहुत अच्छे प्रश्न है बच्चों, बस आप ध्यान से समझते चलना है इसको। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, यानी कि कवि की मां तस्वीर को देखकर हंस पड़ी। ठीक है, व्हाट डिड हिज लाफ इंडिकेट, कवि की मां तस्वीर देखकर हंस पड़ी, तो यह हंसी क्या संकेत देती है, तो यह हंसी क्या संकेत देती है। देखो हुआ क्या था, द ड्रेस एंड द बिहेवियर ऑफ अर कजन, जो कि पोएट की मदर की कजन कौन थी, बेटी एंड डॉली, उनकी जो ड्रेस थी और जो बिहेवियर था उनको देखकर पोएट की मदर को हंसी आ गई। इट इज एविडेंट दैट दे हैड पुट ऑन सेम क्वाइन ड्रेस विच अम्यूज्ड हर, यानी कि ये इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने एक विचित्र पोशाक पहन रखी थी जिसकी वजह से पोएट की मां हंसी। दिस लाफ इंडिकेट हर जॉय एट रिमेंबरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विद हर पास्ट लाइफ। ठीक है, यानी कि यह हंसी उनके पिछले जीवन से जुड़ी एक घटना की याद की खुशी को दर्शाती है। व्हेन शी वाज क्वाइट यंग, जब वो युवा रही थी, जवान रही थी, फ्री फ्रॉम द टेंशंस एंड द वरीज ऑफ लाइफ, जब वो दुनिया की टेंशन से, दुनिया की चिंताओं से मुक्त थी।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ ऑथर्स एंड ग्रैंड मदर्स रिलेशनशिप? ऑथर का और जो ग्रैंड मदर की रिलेशनशिप थी, ठीक है, उसका जो टर्निंग पॉइंट था वो कब आया? ठीक है, एक दादी का और एक पोते का जो एक संबंध होता है ना, एकदम प्रेम वाला संबंध, वो कब टूटा? ठीक है, कब टर्निंग पॉइंट आया? तो लिखेंगे द ऑथर हैड टू बी सेंट टू अ बिग सिटी फॉर एजुकेशन। जो ऑथर था यानी कि लेखक, उसको शिक्षा के लिए बड़े शहर भेजा गया। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन हिज एंड ग्रैंड मदर्स रिलेशनशिप। यही था एक सबसे बड़ा मोड़, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इन दोनों की रिलेशनशिप का। कैसे? द ऑथर बिगन टू रिसीव एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब ऑथर को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एजुकेशन मिलने लगी। द ग्रैंड मदर कुड नॉट असिस्ट हिम विद हिज असाइनमेंट एंड देयरफॉर बिकम विड्रॉन। यानी कि अब उसकी जो दादी थी, उसके असाइनमेंट में, होमवर्क में किसी भी प्रकार से कोई भी मदद नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अब इसीलिए दोनों के बीच में थोड़ा अलग थलग होना शुरू हो गया। शी बिगन टू फील लोनली एंड फीड स्पैरोस इन दी आफ्टरनून्स। अब जब वो अकेलापन महसूस करने लगी तो उन्होंने जो स्पैरोस थी, चिड़ियाँ थी, उनको दाना चुगाना शुरू कर दिया, है ना। तो ये था टर्निंग पॉइंट जब वो इस सिटी में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ वॉल्ट विटमैन्स पोयम द वॉइस ऑफ द रेन? ठीक है, आपकी जो पोयम है द वॉइस ऑफ द रेन, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है बच्चों? इसके केंद्र में क्या कहानी कही है? तो लिखेंगे द पोइट विशेष टू एक्सप्रेस द ब्लेसिंग्स ऑफ बर्थ। पोइट जो है वो ब्लेसिंग्स यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, किसकी? बर्थ की। कैसे जन्म होता है, फिर कैसे ग्रोथ होता है, फिर कैसे चेंज होता है, अल्टीमेटली वो रेन में बदल जाती है। ठीक है, रेन का कैसे जन्म होता है, कैसे ग्रोथ होती है, कैसे चेंज होता है, अल्टीमेटली फिर से रेन बन जाती है। इट इज़ वाटर दैट टर्न्स इनटू क्लाउड्स। ये एक पानी होता है जो पहले बादल के रूप में बदलता है, मूव इन दी स्काई, फिर आसमान में जाता है, अम्यूज स्ट्रैंड शेप, विभिन्न प्रकार के जो बादल बनते हैं उनका शेप लेता है, अल्टीमेटली रिटर्न्स टू अर्थ इन दी फॉर्म ऑफ वाटर, और जब बारिश होती है तो पानी के रूप में वापस आ जाता है। इट प्योरीफाइज पार्ट्स एंड एड्स ब्यूटी टू ऑल थिंग्स ऑन अर्थ। इसी वजह से हमारा जो वातावरण है वो पवित्र होता है, ठीक है, और ब्यूटी हमारे अर्थ पे आती है। द रेन डज इट्स ड्यूटी रिगार्डलेस ऑफ एनी आइडेंटिटी। बिना किसी पहचान के ये बारिश, ये रेन अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निभाती है। मैन शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस एंड ट्राई टू कंजर्व द अर्थ। एक मनुष्य को इस बारिश से सीखना चाहिए और अर्थ को कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका डी वाला। देखिए, एनुमरेट द डिफिकल्टीज दैट द ग्रुप फेस्ड इन होर। होर में समूह को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें बताइए। आ जाइए, कठिनाइयों का सामना करवाते हैं आपको भी। देखो डी क्या कहता है, द ग्रुप रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ होर बाय द लेट आफ्टरनून। ठीक है, यानी कि जो ग्रुप था वो, यानी समूह, तकरीबन दोपहर के आसपास टाउन हॉल यहाँ पे पहुंचा था। ठीक है, डेनियल हु वाज रिटर्निंग टू लहासा फाउंड अ राइड इन ट्रक एंड लेफ्ट। डेनियल जो लहासा से लौट रहा था, एक ट्रक में सवारी ढूंढी और चला गया। दे हैड सफर्ड 2 पंक्चर्स इन क्विक सक्सेशन ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द साल्ट लेक एंड दे गॉट देम रिप्लेस्ड। साल्ट लेक के नीचे ड्राइव करते समय लगातार उन्हें 2 पंचरों का सामना करना पड़ा और उन्होंने उसे जल्दी बना भी लिया। होर वाज अ ग्लूमी प्लेस डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। होर जो है वो एक प्रकार से ये मान लो कि वहाँ पे धूल और पत्थर हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई वनस्पति है ही नहीं, एक लोनली जगह है वो। ठीक है, इट ओनली है डस्ट, वहाँ पे डस्ट है, छोटे मोटे टूटे फाटे पहाड़ है, कूड़ा है, लिवरली skirted with the years of accumulated refuse. Horse only cave, which like all the other buildings in town was constructed from badly painted concert and had 3 broken windows. यानी कि क्या बोलते हैं, जो होर है वहाँ पे एकमात्र कैफे है जो शहर की अन्य इमारतों की तरह बहुत ही खराब तरीके से पेंट किया गया था, कंक्रीट से बना हुआ था, 3 टूटी हुई खिड़कियां थी उसमें,
द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द ड्राफ्ट, यानी कि उनमें से एक के माध्यम से, उन टूटी हुई खिड़कियों में से एक के माध्यम से झील का अच्छा दृश्य दिखाई देता था, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी. द नरेटर वाज सब्ड बाय अ चाइनीज यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म who spread the grasses around on his table with a filthy rag before bringing him a glass and the thumbs of tea. यानी कि ये जो नरेटर है इसको सैन्य वर्दी में एक चीनी युवक ने सर्विस दी, ठीक है, जिसमें से उसे एक गिलास और चाय का थर्मस लाने से पहले गंदे कपड़े से उसकी मेज पे साफ किया एक तरीके से, है ना. ये चीज़ें हैं. तो आगे समझ, चलिए आगे देखेंगे. तो ये तो हो गया हमारा, अब ये वाला तो हो ही गया वैसे तो. क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हो चुका, 13 भी हो ही चुका है. आगे बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन 14 की, ठीक है. अब यहाँ पे आपकी जो सेकंड बुक है उससे संबंधित 3 नंबर के आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किसी एक का आंसर देना है. आंसर आउट एनी वन, ठीक है. तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है. व्हाट इज योर इंप्रेशन अबाउट डॉक्टर एंड्रयू एज ए डॉक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक डॉक्टर और एक इंसान के रूप में डॉक्टर एंड्रयू के बारे में आपकी क्या राय है. तो चलो इसका आंसर देखते हैं. देखो, द बर्थ स्टोरी इज अ कमेंट्री ऑन हाउ अ डॉक्टर शुड रियली बी एज ए डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग. तो जो ये कहानी है बर्थ यानी कि जन्म, ये इस बात की सटीक टिप्पणी करती है कि एक डॉक्टर को रियली में, वास्तव में एक डॉक्टर और एक इंसान का रूप कैसे होना चाहिए उसके अंदर. डॉक्टर एंड्रयू इज एन एक्सेप्शनली कॉन्शियस एंड कंपैशनेट एंड पैशनेट ह्यूमन बीइंग. डॉक्टर एंड्रयू एक असाधारण, कर्तव्यनिष्ठ, दयालु और एक भावुक इंसान है. Not only does he overcome mental and physical exhaustion to get Joe Morgan's home that night, but he also almost rebels against the laws of nature to try to bring the stillborn baby back to life, in which he succeeds. It happens. क्या बताया गया पूरी लाइन में कि डॉक्टर एंड्रयू न सिर्फ एक कर्तव्यनिष्ठ, दयालु और भावुक इंसान है, उसने उस रात मॉर्गन के घर पहुंचने के बाद जब वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थका हुआ था, फिर भी उसने उस स्टिल बॉर्न मृत शिशु को, जिसके अंदर थोड़ी बहुत सांस कहीं बची हुई थी, उसको जीवित लाने की हर एक नाकाम कोशिश की. वो कोशिशें जो कि डॉक्टर की लाइन में भी मना की गई या फिर डॉक्टर की लाइन में भी एक तरीके से सही नहीं थे, वो कोशिशें भी की और ये सफल भी हुआ, जो कि इस बात को दर्शाता है कि वो सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी है. ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन. व्हाई डिड नरेटर गो टू मिस डॉर्लिंग हाउस एंड हाउ मिस डॉर्लिंग डॉटर ट्रीट द नरेटर. तो इसके बारे में तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया है. वेल, छोटा सा एक की पॉइंट है, इसको आप चाहो तो पढ़ लो, बहुत ही छोटा सा है. द नरेटर वेंट टू मिस डॉर्लिंग हाउस टू कलेक्ट हर वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स विच हर मदर हैड गिवन टू हर ड्यूरिंग वॉर टाइम. ठीक है, किस लिए गई थी डॉर्लिंग के हाउस पे? नरेटर, क्योंकि नरेटर की माँ ने वॉर के टाइम पे जो डॉर्लिंग थी उसे कोई सामान दिया था अपनी बिलोंगिंग्स दी थी रखने के लिए कि वॉर के बाद में मैं तुमसे ले जाऊंगी. तो बस नरेटर अपनी मदर के उन्हीं बिलोंगिंग्स को कलेक्ट करने के लिए गए थे. शी वांटेड टू रिन्यू हर पास्ट मेमोरीज. वो अपने अतीत को, मतलब माँ के अतीत को दोबारा से बनाना चाहती थी. अनलाइक मिस डॉर्लिंग द डॉटर इनवाइट दी डॉर्लिंग को ये अच्छा नहीं लगा, फिर भी उसकी डॉटर ने इनवाइट किया किसे? नरेटर को, और घर में इनवाइट तो किया ही, साथ ही उसे कप ऑफ टी भी ऑफर की. ठीक है, ये चीजें थी. चलिए आगे देखेंगे. अब 6 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं. बहुत बढ़िया प्रश्न है. क्वेश्चन 15, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 120 to 150 वर्ड्स, 6 मार्क्स. पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नरेटर्स जर्नी टू माउंट कैलाश विद रेफरेंस टू द टोपोग्राफिक वेरिएशंस इनकाउंटर्ड ऑन द वे. तो क्या बताना है आपको यहाँ पे कि जो नरेटर है इसकी जर्नी जब ये माउंट कैलाश पे जाता है तो उसे किन किन प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, रास्ते में कैसी कैसी उसने जो एरियाज है उनको देखा, किन बाधाओं का सामना किया, वो पूरी जर्नी आपको अपने शब्दों में उतारनी है. तो आ जाओ शुरू करेंगे.
एक सेकेंड, हाँ यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखो, द नरेटर एंड हिज कंपेनियंस टुक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चटांग। कथावाचक और उसके साथियों ने चटांग से उतरने के लिए एक शॉर्टकट, छोटा रास्ता लिया। टिस्टेन न्यू अ रूट दैट वुड टेक देम साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवार्ड्स माउंट कैलाश। जो टिस्टेन था उसे एक ऐसा रास्ता पता था जो दक्षिण पश्चिम की ओर से ले जाएगा और लगभग सीधा कैलाश पर्वत की ओर लेके जाएगा। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सिविरियल फेयरली हाई माउंटेन पैसेस। इस रास्ते में क्या था बच्चों, कई ऊंचे पहाड़ के दर्रे थे। अब देखिए आगे क्या कहता है कि फ्रॉम द जेंटली राइजिंग एंड फॉलिंग हिल्स ऑफ रावू, रावू को धीरे धीरे उठती हुई और गिरती हुई पहाड़ियों से एक छोटा रास्ता मिला। लेकिन इस छोटे रास्ते में उन्हें क्या क्या पार करना था? वास्ट ओपन प्लेन्स with nothing in them except a few gazelles that were grazing in the arid pastures। यानी कि रावू जो था ना, उधर की तरफ धीरे धीरे उठती हुई गिरती हुई पहाड़ियों से छोटा रास्ता उन्हें मिला। वो छोटा रास्ता जो था ना, वो पहले तो विशाल खुले मैदान में ले गया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गजेल के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ चरवाहे वगैरह वहाँ पे अपने जो क्या बोलते पशु थे उनको चरा रहे थे। ठीक है, फर्दर अहेड द प्लेन्स बिकेम मोस्ट ओनली द ग्रेसी। जो मैदान था वो जहाँ पहले थोड़ी बहुत घास फूस थी भी, हरियाली थी भी, वो धीरे धीरे करके और स्टोनली होते चला गया, इनकी बहुत ही ज़्यादा पथरीला होता चला गया। देयर आर ग्रेट हियर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इन टू व्यू। और वहाँ पे साथ ही साथ ये भी देखा गया कि क्या नाम है, जो क्या नाम है, जंगली गधे नहीं होते हैं, उनका एक बड़ा झुंड दिखाई दिया। और वहीं पे ये जो जंगली झुंड था गधे का, उसको कोई चरा रहा था। उसकी बात यहाँ पे आ जाती है। फिर यहाँ पे जो मेन आंसर है आपका, वो शुरुआत होगा यहाँ पे, हाँ, दिस लीड दैम टू अ स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड देन टू बी वैली वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड वाई एंड लार्ज क्लोज्ड विद आइस। यानी कि यहाँ पे देखा गया वो जो उनका रास्ता था वो उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ों और फिर घाटी में ले गया, और जहाँ नदी चौड़ी थी वहाँ ले गया, बर्फ से भरी हुई नदी थी उधर की तरफ लेके चला गया। एट ए हाइट 5515 मीटर्स प्लेस ऑफ स्टोन्स मार्क्ड दी लैंडस्केप। लगभग 5515 मीटर की ऊंचाई पर पत्थरों के परिदृश्य वगैरह लैंडस्केप वहाँ पे देखने को मिले। नेक्स्ट वाज द प्लेट्यू विच वाज कवर्ड विद सॉल्टी डेजर्ट area and salty takes that were remains of the tasty oceans। यानी टेथिस ओशियन है बेसिकली। तो उन्हें अगला पठार मिला जो कि नमकीन रेगिस्तानी क्षेत्र था, नमकीन झीलें थी, वहाँ पे टेथिस सागर के कुछ अवशेष थे। होर वाज नेक्स्ट इन लाइन, होर इस लाइन में अगला था। इट वाज अ ब्रीस्ट प्लेस विद नो वेजिटेशन जस्ट डस्ट एंड रॉक्स लिवरली स्कर्टेड विद ईयर्स ऑफ अक्यूमुलेटेड रिफ्यूज। यानी कि अगला पड़ाव था होर। ठीक है, यह एक दयनीय जगह थी जहाँ कोई वनस्पति ही नहीं थी, केवल धूल चट्टाने थी, सालों से जमा हुआ कचरा भी वहाँ पे था, ये बातें थी। तो माउंट कैलाश की ये कुछ कहानी उसकी रही थी। ठीक है, अब एक इसमें छोटा सा क्वेश्चन ये वाला है, और इसको पता है आप अपने हिसाब से इसका आंसर करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, कि हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिज्म हेल्प्स टू इंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस। वो जो कहानी है ना, वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई, ये कहानी किस तरीके से ये बताती है कि आशावाद किसी भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम को, बड़े से बड़े तनाव को सहन करने में सहायक होता है। ठीक है, ऑप्टिमिज्म जो है, आशावाद, वो किसी भी प्रकार के अंधेरे से, किसी प्रकार के स्ट्रेस से, किसी प्रकार की चुनौती से, प्रॉब्लम से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता पैदा करता है। तो ये कैसे करता है, तो ये कहानी में बेसिकली बताया गया है। आप इसको चाहो तो पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसको जब आप अपने हिसाब से लिखोगे तभी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको सैम्पल पेपर 1 के अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी समझा रखा है, तो टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। ओके, चलो अगला देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 120 to 150 वर्ड्स 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन है, तो आओ देखते हैं। देखो क्या लिखा है,
डिड द वॉइस रिटर्न द हॉर्स बिकॉज देयर कॉन्शियंस वाज हर्ट और बिकॉज दे वर अफेयर्ड। यानी कि जो आराम और मुराद थे, ठीक है, इन्होंने घोड़ा क्या इसलिए लौटा दिया कि उनकी अंतर आत्मा आहत हुई या फिर वो डर गए थे, ठीक है, जॉन विरो की बात को सुन के। तो क्या हुआ था आखिर, आ जाओ समझाते हैं। देखो, द स्टोरी गिव्स नो इंडिकेशन दैट द बॉयज वर अफेयर्ड ऑफ एनीवन और एनीथिंग। स्टोरी में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि बच्चे जो थे आराम और मुराद वो अफेयर्ड थे किसी से भी या फिर किसी चीज से भी। सो द रिटर्न ऑफ हॉर्स वॉज नॉट गाइड बाय फियर। सेकेंड, ही वॉज नॉट एट ऑल कॉन्शियसलेस। यानी कि सबसे पहली बात तो बच्चों ने जो घोड़ा था, लड़कों ने घोड़ा जो था वो डर में तो नहीं दिया। रही बात दूसरी, तो दूसरे में ये बताया गया है क्या बोलते हैं कि वो विवेकहीन है, उनके अंदर माइंड अच्छा नहीं है, ठीक है ना, दिमाग नहीं है, तो ये भी बात गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही फेल्ट नो पेंग ऑफ रिमोर्स और रिग्रेट ओवर हिज एक्ट ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स मेयरली फॉर द पर्पस ऑफ राइडिंग। यानी कि उन्होंने ना सवारी के उद्देश्य से घोड़ा चुराया, ठीक है, और उन्हें इस बात पे कोई पछतावा भी नहीं था। द नरेटर मेक्स दिस परफेक्टली क्लियर when he claims that stealing a horse to ride is not the same as stealing anything else like money। नरेटर ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने ये घोड़ा सिर्फ सवारी करने के लिए चुराया है, किसी पैसे जैसी चीज जो होते हैं ना चुराने के लिए, वैसे नहीं, ठीक है। टू हिम इट वाज नॉट अ थिफ्ट एट ऑल बिकॉज ही एंड मुराद वर वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। उसके लिए ये बिल्कुल भी चोरी नहीं थी क्योंकि उसे मुराद और घोड़ों का, मतलब जो मुराद था, घोड़े मुराद जो थे आराम से, उनको घोड़ों का शौक था, ठीक है। इन देयर ओपिनियन, उनके हिसाब से, इट वुड ओनली बी थेफ्ट इफ दे ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स विच दे न्यू दे वुड नेवर डू, ठीक है। ये चोरी तब होती जब वो घोड़ा बेचने की कोशिश करते, ठीक है, और लेकर ये जानते थे वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आती है बारी आगे की। द लास्ट पैरास गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ हिज मेंटल स्ट्रक्चर। जो अंतिम पैरा है वो इनकी मेंटल स्ट्रक्चर का यहाँ पे संदेश देता है। क्या देता है, मुराद हैड द हॉर्स, मुराद हैड नहीं हाइड है, ठीक है, मुराद हाइड द हॉर्स फॉर ओवर अ मंथ व्हेन फार्मर जॉन विरो विजिटेड द नरेटर्स हो, ठीक है। जब किसान जो जॉन विरो था वो कथावाचक के घर आया तो मुराद के पास में घोड़ा 1 महीने से ज़्यादा समय तक उसके पास रहा था। ही कीप्ड इन अप फॉर 2 more weeks, और वो चाहता था उसे 2 वीक तक और रखे। मुराद फ्लैटली रिजेक्ट्स द नरेटर्स सजेस्टिंग टू कीपिंग द हॉर्स एनी लॉन्गर। मुराद ने कहा कि नहीं, अब ज़्यादा नहीं। इट वॉज हिज फैमिली प्राइड दैट डिड नॉट अलाउ हिम टू स्टील, ठीक है, ये हमारी परिवार की इज्जत का सवाल है, ठीक है, ये हमारी परिवार की ईमानदारी का सवाल है कि हमने चोरी कर ली है, अगर पता चल गया तो, है ना। ही डिसाइडेड दैट द हॉर्स हैड टू रिटर्न इट्स राइटफुल ओनर। उन्होंने डिसाइड किया कि ये घोड़ा जिसका भी हो उसको हम वापस कर देंगे। उसके बाद द मीटिंग विद जॉन विरो प्रूव्ड टू बी डिसीव। जॉन विरो के साथ में हुई मुलाकात में उन्होंने ये निर्णय लिया। ही प्रेस्ड हिज फैमिली फॉर देयर हॉनेस्टी। उन्हें पता था कि उनकी फैमिली ईमानदारी और प्रशंसा के लिए जानी जाती है। ही ट्रस्टेड द बॉयज। जॉन विरो ने ट्रस्ट किया वॉइस पे बिकॉज ही नो देयर पेरेंट्स। उन्होंने कहा कि मतलब जॉन विरो ने ट्रस्ट किया कि ये जो बच्चे हैं मैं इनके पिता को जानता हूँ, माता पिता को, और मुझे पता है वो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने घोड़ा नहीं चुराया। सो इस मेंटेन फैमिली ट्रेडिशन एंड प्रेस्टीज द बॉयज रिटर्न्ड द हॉर्स टू इट्स राइटफुल ऑनर, ठीक है। ये चीजें थी, उन्होंने असली मालिक को घोड़ा लौटा दिया। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। चलो बच्चों, तो अब इसका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज द स्टोरी हाईलाइट अबाउट द इसेंस ऑफ ट्रू हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट टू डॉक्टर एंड्रयू एक्सपीरियंस डिस्कस विद द रेफरेंस टू द स्टोरी बर्थ। बच्चों याद रखो, इस पेपर के अंदर मैंने आपको आपका जो चैप्टर है बर्थ, इससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं। अगले सैम्पल पेपर में
अगले चैप्टर से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर अगले सैंपल में उससे ज़्यादा करवा दूंगा। तो इससे क्या होगा, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। जैसे 3 नंबर का एक करवा दिया है, अब ये 6 नंबर का आपको यहाँ पे करवा दूंगा और एक आधा किसी और पेपर में करवा दूंगा, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ गए ना क्या है बच्चों? नहीं समझे? चलो पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि डॉक्टर एंड्रयू के अनुभव के माध्यम से यह कहानी जो है वो एक ट्रू हैप्पीनेस यानी कि सच्ची खुशी और पूर्णता के अवसर को यहाँ पे बताती है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो चलो इसके आपको मैं कुछ वैल्यूएबल पॉइंट बता देता हूँ। देखो हुआ क्या, इन द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी एंड्रयू इज एंशियस अबाउट हिज करियर एज ए डॉक्टर बिकॉज ही इज अ न्यूली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर वर्किंग एज एन असिस्टेंट। ये कहा गया कि कहानी की शुरुआत में डॉक्टर एंड्रयू एक डॉक्टर के रूप में अपने करियर को लेकर चिंतित थे, क्योंकि उन्होंने अभी नई नई डॉक्टर की शुरुआत की थी, है ना, और वो असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। ही हैज़ हैड अ डिसपॉइंटिंग इवनिंग विद हिज गर्लफ्रेंड एंड हिज ब्रूडिंग ओवर इट, ही इज़ नॉट इन अ हैप्पी स्टेट। ठीक है, उससे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक निराशाजनक शाम बिताई। ठीक है, इस बात को लेकर वो बहुत चिंतित था, वो खुश नहीं था। जो मॉर्गन एंड हिज वाइफ आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 20 years of marriage. They are anxious about this child. After few years of labor, Suzanne Morgan gave birth to a stillborn child. जो मॉर्गन और उनकी पत्नी अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही थी तकरीबन 20 साल शादी के बाद। ठीक है ना, 20 सालों के बाद शादी के बाद आज उन्हें अपना पहला बच्चा होने वाला था। कुछ ही घंटों की प्रसव पीड़ा के बाद सुजैन मॉर्गन ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो मृत था या फिर स्टिल बॉर्न था। ठीक है, सुजैन बिकम अनकॉन्शियस, सुजैन बेहोश हो गई। एंड्रयू पुट इन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेशंस टू रिसीव बोथ मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, एंड्रयू ने माँ और बच्चे दोनों को होश में लाने के लिए बहुत प्रयास किए, दृढ़ संकल्प और ताकत दिखाई। ठीक है, दिस स्टोरी ऑफ चाइल्ड बर्थ thus brings out true happiness and fulfillment in the life of Morgans and Andrew. इस प्रकार बच्चे के जन्म की यह कहानी मॉर्गन और एंड्रयू के जीवन में सच्ची खुशी और पूर्णता को लेके आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो सैंपल पेपर है इसका हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। ठीक है, अभी कहीं जाओ मत, अभी आपको मैं लास्ट पेपर के हमने जो कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन और नॉर्मली क्वेश्चन, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पिछली वीडियो में सैंपल पेपर 1 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, हाउ डज मिस पियर्सन रिफॉर्म हर डिसफंक्शनल फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो किस तरीके से मिस पियर्सन ने जो मिस फिट्जगेराल्ड की जो फैमिली थी ना उसको कैसे एकदम सही किया, कैसे सबक सिखाया, है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आंसर मैंने लिखा हुआ है और इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं, बता दिया मैंने पिछली वीडियो में। फिर है हाउ हैज द पोएट मेड फन ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बाय यूजिंग द फेरास जस्ट एंड प्लेस्ड फॉर द किंग। ठीक है, तो वो कैसे यहाँ पे व्यंग्य करता है, व्यंग्य के लिए कुछ ये बातें यहाँ पे दी गई हैं, पढ़ सकते हो अच्छे से। आगे आता है हमारा सेकंड बुक वाला। ठीक है, अब सेकंड बुक में हमारा सेकंड क्या है, तो पहली वाली है ना हॉर्नबिल वाली। व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर। ठीक है, तो एक एडल्ट और एक बच्चा जब खतरे में होता है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है उससे संबंधित ये आपका है आंसर, आपको मैंने पहले बता रखा है अच्छे से। फिर एक क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब इन डिटेल द नरेटर्स मिजरेबल नाइट इन दार्चेन। तो दार्चेन में उसकी जो दुखद रात रही नरेटर की, वो आपको यहाँ पे बतानी थी, बहुत अच्छे से समझा रखा है। फिर आपके और भी कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि मदर्स डे का टाइटल सही कैसे, इसके बारे में बताओ। ठीक है, कुछ इंस्टेंस द टेल ऑफ मेलन सिटी के बारे में बताओ, सब मैंने आपको बता रखे अच्छे से। ठीक है, फिर आपके और भी 3 से 4 क्वेश्चन थे आपकी जो हॉर्नबिल है, इससे चैप्टर ऑफ पोएम से संबंधित देख सकते हो, सब कुछ ऑलरेडी अच्छे से मैंने समझा रखा है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलके आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने इंग्लिश कोर के एनुअल यानी फाइनल एग्जाम के लिए जो दूसरा वाला सैंपल पेपर है ना, इसके पार्ट 2 को भी समझ लिया है। ठीक है, पार्ट 2 यानी कि जो सेक्शन नंबर C है बच्चों आपका लिटरेचर का, ये पूरा हो गया। अब सुनो ध्यान से,
अभी तो आपका ये दूसरा वाला सैंपल पेपर पूरा हुआ है ना। अभी इसके अलावा कम से कम 6 से लेकर 7 और सैंपल पेपर आएंगे बच्चों सॉल्यूशन के साथ में, यानी कि टोटल मिला के देखें तो कम से कम 9 से 10 सैंपल पेपर। तो बच्चों हर एक सैंपल पेपर की वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप सारे बच्चे यहां से जाके जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है, आप सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कितनी हेल्प मिल रही है इन सैंपल पेपर से, ताकि हमें भी पता चल जाए भाई कि हमारी जो मेहनत है वो कितनी रंग ला रही है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में सैंपल पेपर नंबर 3 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।